हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ब्लूटूथ साइंस में। मित्रों, दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की ओर चर्चा करेंगे जो ना केवल भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ना केवल आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से, बल्कि एक सामान्य पर्सपेक्टिव से भी, यानी जीएस के सभी सेगमेंट में इससे हमें फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। विशेषकर मैं यदि ऐसे निबंध की बात करूं, सोशल इश्यूज की बात करूं या अन्य मुद्दों की बात करूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कला और संस्कृति का विकास कैसे हुआ? याद रखिए, कला जो शब्द है वो शब्द बना है मोशन से। कला जो शब्द है वो बना है विशेषीकृत कार्यों से। कला जो शब्द है, ये शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये उत्पत्ति विशेष किए गए कार्यों के माध्यम से कला उत्पन्न होती है। कला की अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से देखी जाती है। जैसे यदि कोई सामान्य तरीके से लेखन कार्य कर रहा है तो वो एक सामान्य तरीका है, लेकिन यदि वही लेखन कार्य को कोई टाइपिस्ट तेज स्पीड से करे तो वो एक कला बन गई। यानी कला में जो मोशन है, उस मोशन का रिपीटेशन हो सकता है, उस मोशन में एक विशेषीकृत कार्य हो सकते हैं। तो ये जो कला है, इस कला का विकास तो मनुष्य के, जिसे हम कह सकते हैं कि जब से मनुष्य का इस सभ्यता में विकास हुआ है, तब से कहीं ना कहीं कला पैदा हुई होगी। क्योंकि मनुष्य आज जो हम इस पृथ्वी पर हैं, हमारे पूर्वज कभी होमोसेपियंस रहा करते थे। होमोसेपियंस की और पहले जाएं तो सबसे पहला जो मानव का आदि पूर्वज है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद से, जब से आधुनिक ज्ञानी मानव, जिसे हम होमोसेपियंस कहते हैं, जो होलोसीन काल में हमें देखा गया, तो ये जो होमोसेपियंस है, जब इसने इस पृथ्वी पर धीरे 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 अपने जीवन का और अपनी सभ्यता का विकास किया, तो कला का जन्म कब हुआ होगा? कला का जन्म मनुष्य के विकास के साथ ही हुआ है। यानी जब होमोसेपियंस ने इस पृथ्वी पर अपना विस्तार किया, तो सबसे पहले वो गुफाओं में रहा होगा, और गुफाओं में रहने के बाद उसने पत्थरों के औजार बनाए होंगे। तो कला का जन्म वहीं पर हो गया, और पत्थरों के औजार बनाने में उसने एक ही प्रकार के विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन के रूप में पत्थर औजार बनाए होंगे, जिसे हम चौपर चापर, जिसे हम कोर संस्कृति, फलक संस्कृति और ब्लेड संस्कृति के नाम से जानते हैं, जिसे हम तक्षणी, विदर्णी, हैंड एक्स, स्क्रीपर इत्यादि के नाम से जानते हैं। तो कला का विकास पाषाण काल से ही हमको दिखाई देता है, और जब मनुष्य इस सभ्यता में, इस पृथ्वी पर मनुष्य ने पहला कदम रखा, तभी से कहीं ना कहीं कला का विकास प्रारंभ हुआ होगा। आइए देखते हैं पाषाण काल में सबसे पहले कला का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो कला का विकास है वो हमें पाषाण काल में देखने को मिलता है। और पाषाण काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक इसी प्रकार यदि मैं कहूं प्राग ऐतिहासिक काल,
आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसे कहा जाएगा पेलियोलिथिक, इसे कहा जाएगा मीसोलिथिक और इसे कहा जाएगा नियोलिथिक। इसे कहा जाएगा मीसोलिथिक, इसे कहा जाएगा पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो ये जो पुरा पाषाण काल था, इस काल में मनुष्य गुफाओं में रहता था। लगभग 5 लाख साल पहले मनुष्य गुफाओं में रहता था। मनुष्य गुफाओं में रहता था तो उसने सबसे पहले गुफाओं में कुछ चित्र बनाए और वहीं पर हमें कला का महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है भीमबेटका से। तो भीमबेटका जो है कि गुफाओं का संबंध पुरा पाषाण काल से रहा है। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश रायसेन में। इसके अलावा मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाए, आग का आविष्कार किया, खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। ये पुरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल की यदि बात करें तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने कला को और निखारा, कला को और परिष्कृत किया। मनुष्य जो है तीर कमान और भाले का प्रयोग करने लगा। इस काल में मनुष्य ने पक्षियों और मछलियों का शिकार करने लगा और इस काल में जो पत्थर के औजार, जो टूल्स होते थे, उनकी आकृति भी कहीं ना कहीं 1 से 4 सेंटीमीटर, जिसे हम माइक्रोलिथिक एज के रूप में जानते हैं। याद रखिए, माइक्रोलिथिक जो एज है, इसमें पत्थर के छोटे छोटे टूल्स, औजार बनाए गए। माइक्रोलिथिक एज में तीर कमान और भाले का प्रयोग किया गया और पत्थर को इतना घिसा गया कि वो एक नुकीला तीर जैसा जो है, उसमें तीर का जो आगे का हिस्सा है वो बनाया गया और फिर उसे लकड़ी से बांधकर तीर बनाया गया। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन को भी सीखा। पशुपालन भी कला है। मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक और नियोलिथिक एज की यदि बात करें तो सर गार्डन चॉइल्ड ने तो इसे क्रांति का काल कहा है। इस काल में मनुष्य ने धातु का प्रयोग किया, लोहे का प्रयोग हुआ। मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा थी। लोहे का प्रयोग 1000 बीसी में प्रारंभ हुआ। इस काल में मनुष्य ने स्थायी निवास, कृषि करना प्रारंभ किया। कृषि के पहले साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलते हैं। इस काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। इस काल में मनुष्य के द्वारा कई प्रकार के मृदभांड, पॉटरीज का निर्माण किया गया, जैसे हम धूसर मृदभांड के नाम से जानते हैं। इस काल में मनुष्य के द्वारा स्थायी निवास, पशुपालन, कृषि, यानी एक छोटे छोटे जो है गांव के रूप में मनुष्य ने रहना प्रारंभ किया। अब मनुष्य समाज को डेवलप करेगा, पारिवारिक संबंध जो है वो बनेंगे। पारिवारिक संबंध बनेंगे तो आगे जाके फिर संपत्ति का कंसेप्ट आएगा। आगे जाकर जो है क्षेत्रीय स्वामित्व का सिद्धांत आएगा। एक क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपनी संप्रभुता, अपने अधिकार को घोषित करेगा और फिर वो चुनौती देने के लिए राजसूय यज्ञ कराएगा, अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। तो नवपाषाण काल को सर गार्डन चाइल्ड ने क्रांति का काल कहा है, क्योंकि इस काल में पहिए का आविष्कार, मृदभांड, लोहे का प्रयोग, स्थायी निवास, कृषि से लेकर अनेक कार्य किए गए।
पाषाण काल में मनुष्य ने जो कलाओं का विकास किया वो कहीं ना कहीं एक, जिसे हम कह सकते हैं कि एक सामान्य स्तर पर, एक सूक्ष्म स्तर पर कला का विकास किया। उसके बाद समय आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये 3 शब्द और लिखे हुए हैं यहां पर, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। यानी इस काल में ही हम पाषाण काल की बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं। इस काल में कोई लिपि नहीं थी। इस काल में मनुष्य ने लिपि का विकास तो कर लिया था लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ऐतिहासिक काल में लिपि भी थी और उसे पढ़ा भी जा सका। मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इस पाषाण काल के बाद ऐसा पहला समय था जब मनुष्य ने सिविलाइजेशन, सभ्यता का विकास किया। तो आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया, इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया पाषाण काल। पाषाण काल के बाद, पाषाण काल के बाद हमने डिस्कस किया, पाषाण काल के बाद हमने डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की यदि मैं बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका नाम ही पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सभ्यता। तो एक शब्द आ गया, सभ्यता किसे कहते हैं? याद रखिए, सभ्यता मनुष्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों का आउटकम है। ये घर, ये मकान, ये गाड़ियां, ये सब सभ्यता है। तो सभ्यता जो है वह एक आउटकम है। जो भी संस्कृति होगी, अब उसका जो आउटकम होगा वो सभ्यता होगी। सभ्यता एक साध्य और साधन में, सभ्यता साध्य है। सभ्यता जो है मूर्त है। सभ्यता को छुआ जा सकता है। अब इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की गई, क्योंकि पहली बार नगरीय ढांचे का विकास किया गया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली बार नगरों का विकास हमें देखने को मिलता है। और नगर ऐसे थे कि पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले के रूप में। पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला, गढ़ी टीला कहा जाता था। पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता था। पश्चिमी टीला कुछ ऊंचाई पर होता था, पूर्वी टीला कुछ निचाई पर होता था। पश्चिमी टीले पे शासक वर्ग रहते थे, पुरोहित वर्ग रहते थे, जबकि पूर्वी टीले पर आम नागरिक रहा करते थे। नगर विन्यास हमको देखने को मिलता है, ग्रिड प्रणाली में नगर विन्यास था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और उन सड़कों पे जब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तो उसी के किनारे मकान बने हुए होते थे और उन मकानों में आगे और पीछे दोनों ओर सड़कें होती थी, लेकिन दरवाजे पीछे की ओर गली में खुलते थे, ना कि आगे की ओर। पक्की नालियों का प्रयोग किया जाता था घरों में और सड़कों पर। जो मकान होते थे उनमें आंगन भी होता था, रसोई घर भी होते थे, कुएं भी होते थे और जीने भी होते थे और 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल भी मकान होते थे। धौलावीरा से हमें लकड़ी की नालियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है नगरीय नियोजन का। कई हमें ऐसे स्थापत्य कला के नमूने मिले जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। और पुरोहित निवास भवन जो इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण भवन माना जाता है, जो 2 मंजिला से ज्यादा बड़ा था। इसी प्रकार यदि स्नानागार की बात की जाए तो स्नानागार में एक स्नान कुंड होता था, 55 गुणा 33 मीटर ये जो स्नानागार था, इसमें एक स्नान कुंड होता था। लोग वहां पर स्नान करते थे, अपने रिचुअल्स, अपनी संस्कृति
का पालन करते हुए किसी देवता इत्यादि की पूजा करते थे, और स्नानागार के चारों ओर कई सारे भवन हुआ करते थे। उन भवनों के बारे में यह कहा जाता है कि शायद वहां पर कोई पूजा पाठ होता होगा या फिर चेंजिंग रूम जैसा कोई कार्य किया जाता होगा। स्नान कुंड, स्नानागार, पुरोहित निवास भवन, अन्न कोठार, पक्की पक्की नगरीय संरचना, सड़कें, मोहनजोदड़ो पे मिला राजपथ जिसकी चौड़ाई 10 मीटर, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की नगरीय सभ्यता को प्रूफ करते हैं कि सड़कें जब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो ये सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये सड़कें जब यहां पर मकान बने होते थे, ये सड़कें एक दूसरे को, ये समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं, ये सड़कें समकोण पर काट रही हैं एक दूसरे को। जब ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो ऐसा कहा जाता था हवा चलने पर कचरा साफ हो जाता था। घर के किनारे नालियां बनी होती थी, इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल हुआ करते थे। इन नालियों को मैनहोल के माध्यम से बड़ी नालियों से जोड़ा जाता था। बड़ी नालियों को शहर के बाहर जो है वो सबसे बड़ी नाली में जोड़ा जाता था। जो सीवेज या गंदा पानी होता था वो बड़ी नाली के माध्यम से शहर के बाहर जाता था। जो नगर थे, चाहे वो धौलावीरा था, चाहे वो मोहनजोदाड़ो था, चाहे वो हड़प्पा था, चाहे वो गनवेरी वाला था, चाहे वो लोथल था, प्रत्येक नगर में जलकुंड हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे, ताकि पानी की कोई किल्लत ना हो। जो नगर हुआ करते थे, जो 7 महत्वपूर्ण हमें नगर मिलते हैं, उनमें चारों तरफ बाउंड्री हुआ करती थी, 4 दीवारी। और कुछ जैसे धौलावीरा है, उसमें मध्य में भी धौलावीरा का नगर विन्यास त्रिभुजाकार था, 3 दिशाओं में था। सामान्यतः पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, पर कुछ नगर ऐसे मिले हैं जैसे धौलावीरा, जिसमें दोनों को दुर्गीकृत या दोनों को जो है परकोटा या दोनों को बाउंड्री से कवर किया गया है। हालांकि हम अपवाद नहीं पढ़ते हैं, अभी हम इसमें कोशिश करते हैं कि जो सामान्य बातें हैं उन पे हम डिस्कस कर पाए। तो जो पश्चिमी टीला और जो पूर्वी टीला हुआ करता था, इस पश्चिमी टीले को चारों तरफ बाउंड्री हुआ करती थी इस प्रकार से। इसमें बाह्य दीवार और आंतरिक दीवार भी हुआ करती थी नगर की सुरक्षा के लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कला का हमें विकास मूर्तियों में भी देखने को मिलता है, जैसे कांस नर्तकी की मूर्ति। इसी प्रकार मन के कई प्रकार के श्रृंगार बॉक्स मिले हैं, जिसमें कई प्रकार की ऑर्नामेंट्स, महिलाओं के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आभूषण मिले हैं। इसी प्रकार कई प्रकार के मृदभांड मिले हैं, कई प्रकार से मिट्टी से बनी हुई आकृतियां, मिट्टी से बने हुए खिलौने मिले हैं, जो इस संस्कृति के बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद एक बार फिर हमें सभ्यता के विकास का पतन दिखाई देता है। इसे अंधकार युग कहा जाता है, यानी वैदिक काल। और वैदिक काल में कहीं ना कहीं जो स्थापत्य कला है, वो स्थापत्य कला कहीं खो जाती है। उस स्थापत्य कला का हमें अभाव दिखाई देता है वैदिक काल में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक काल में हमें स्थापत्य कला का तो अभाव मिलता है, यानी एक बार फिर कला संस्कृति का
अंधकार काल दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैदिक काल में कला संस्कृति का विकास नहीं हुआ। बहुत अच्छा लेखन कार्य किया गया, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, अरण्यक लिखे गए, वेद लिखे गए, वेदांग लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। कौन सा अच्छा लेखन कार्य नहीं किया गया। और बहुत सारी अवसंरचनाएं भी हमें किताबों में देखने को मिलती हैं, हालांकि हमें उसे साक्ष्य नहीं मिल पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैदिक काल में कला संस्कृति का विकास नहीं हुआ। अद्भुत कला संस्कृति का विकास हुआ था। हमें सुल्ब सूत्र में ज्यामिति विधि के माध्यम से यज्ञों की वेदिकाओं के फॉर्मूले मिलते हैं, गणित का जो है हमें इस्तेमाल मिलता है। सुल्ब सूत्र में कितने सारे सूत्र लिखे गए हैं, आयुर्वेद पे कई प्रकार के जो है ग्रंथ लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वैदिक काल में कई हमें नगरों की चर्चा मिलती है, और हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण धन्य काटवात के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। बहुधान्यक, जो यहां पर फसल लहलहाती थी और खाद्यान्न उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था। लेकिन फिर भी साक्ष्य न मिलने के कारण वैदिक काल को कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से एक अंधकार वाला काल कहा जाता। लेकिन लेखन और साहित्य में, लेकिन लेखन कार्य में वैदिक काल में कला संस्कृति का विकास काफी हुआ है। कई प्रकार की चीजें जो है वैदिक काल में लिखी गई। संगीत पर कितने सारे ग्रंथ लिखे गए, कितना अच्छा काम किया गया। तो वैदिक काल में भी कला संस्कृति का हमें विकास अनेक क्षेत्रों में देखने को मिला, हालांकि स्थापत्य कला के हमें उदाहरण नहीं देखने को मिलते। वैदिक काल के बाद मौर्य काल, और मौर्य काल में हमें कला का एक बार फिर से महत्वपूर्ण चरम विकास जो है देखने को मिलता है। मौर्य काल में कला संस्कृति का एक बार फिर से हमें नवीनतम विकास देखने को मिलता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कहीं खो गया था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी और एक कदम आगे हमें प्रस्तर कला भी एक उन्नत अवस्था में दिखाई देती है। मौर्य कला को हम कुछ पार्टों में पढ़ेंगे, यानी इसमें स्तंभ कला कैसी थी, राजप्रसाद कैसे थे, इसमें गुफा का निर्माण किया गया, इसी प्रकार राजकीय संरक्षण में कला का विकास कैसे हुआ, इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से कला का विकास कैसे हुआ। तो मौर्य काल में कला का हमें विकास जो है वो काफी अच्छे स्तर पे दिखाई देता है। जिसे कहा जा सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कला का एक बार फिर चरम विकास हमें मौर्य काल में देखने को मिला। मौर्य काल के बाद फिर उसके बाद कला का विकास जो है हमें कुछ राजवंशों में दिखाई दिया, जैसे मौर्योत्तर काल में शुंग काल। निश्चित रूप से कई सारी कलाओं, गरुड़ स्तंभ से लेकर कई कलाओं का विकास हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि हम शकों के बारे में देखें तो वहां पर भी हमें कला का विकास देखने को मिला। लेकिन कुषाण काल में कला का अद्भुत विकास हुआ। बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, खासकर गांधार कला शैली में बहुत बड़ी संख्या में, मथुरा कला शैली में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सभी की मूर्तियां बनाई गई। और पहली मानव निर्मित जो बुद्ध की मूर्ति है वो मथुरा कला शैली में ही बनाई गई। कुषाण की एक मूर्ति मिलती है कनिष्क की, कुषाण काल के राजा कनिष्क की, जिसमें वो टोगा या कोट या एक लंबा जो है कोट पहना हुआ है, सर पे टोपी है, पैर पे बड़े जूते हैं, यानी एक रोमन पद्धति से उसने कपड़े पहने हुए हैं। इसी प्रकार परखम से लेकर मथुरा से लेकर अनेक प्रकार की हमें मूर्तियां कुषाण काल में देखने को मिली। सातवाहन काल में चैत्य, स्तूप और विहारों का अद्भुत विकास देखने को मिलता है। नागार्जुन कोंडा से लेकर कई प्रकार के हमें, यानी दक्षिण भारत में भी अब कला संस्कृति का धीरे धीरे प्रसार बढ़ता जा रहा है। और गुप्त काल, जैसे भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, इसमें हमें मंदिर निर्माण की कई शैलियों का विकास मिलेगा। कई प्रकार की श्रेणी और शिल्पियों ने खूब मंदिरों का निर्माण किया। और फिर हम कला का जो विकास है वो धीरे धीरे हर्षवर्धन, यानी जो वर्धन वंश था अंबाला या थानेश्वर के पास, वहां पर हमें
कन्नौज से लेकर गंगा घाटी के क्षेत्रों में अनेक स्थापत्य कला मंदिर के उदाहरण देखने को मिलते हैं। उसके बाद अब कला को पूर्व मध्यकाल और दक्षिण भारत से जोड़ा जाता है, यानी चोल, चालुक्य, चोल, पांड्यचेर और चालुक्य, यहां पर कला का अद्भुत विकास हुआ। विशेषकर चालुक्यों की यदि बात करें तो जो पश्चिमी चालुक्य थे, जो बादामी के चालुक्य थे या वातापी के चालुक्य थे, अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार जो वेंगी के चालुक्य थे, पूर्वी चालुक्य थे आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, वहां पर भी हमें कला का विकास देखने को मिला। लेकिन पश्चिमी चालुक्यों ने अद्भुत विकास किया। ठीक इसी प्रकार संगम काल के बाद संगम काल के समय चोल पांड्यचेर ने के माध्यम से हमें कला का विकास जो है दक्षिण भारत में शुरुआत होती है। दक्षिण भारत में जब दूसरी बार विजयालय 850 ईस्वी में 850 एडी में विजयालय जो है के द्वारा चोल वंश की फिर से स्थापना होती है और चोल वंश फिर से एक बार चरम पर पहुंचता है, तब अनेक बड़े बड़े मंदिर का निर्माण होता है राजेंद्र फर्स्ट इत्यादि के नेतृत्व में, जैसे हमें बृहदीश्वर मंदिर और अनेक प्रकार के मंदिर। लेकिन चोलों विजयालय से पहले और चालुक्यों के समय एक और महत्वपूर्ण वंश था जिसका नाम था पल्लव। पल्लव वंश को सांस्कृतिक, पल्लव का मतलब ही होता है लता का वाचक, और पल्लव वंश में महाबलीपुरम से लेकर, छोर मंदिर से लेकर, द्रौपदी से लेकर, तमिलनाडु में चेन्नई के पास से लेकर, कांचीपुरम से लेकर, ऐसे अद्भुत मंदिरों का निर्माण किया गया, ऐसी अद्भुत कला का निर्माण किया गया जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। तो यहां पूरा प्राचीन भारत में कला का विकास कैसे हुआ, इसको हमने समझने का प्रयास किया। विशेषकर पाषाण काल से लेकर, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर, वैदिक काल से लेकर, मौर्य काल से लेकर, मौर्योत्तर काल से लेकर, गुप्त काल से लेकर, हर्षवर्धन के काल से लेकर, फिर चालुक्य, चोल पांड्यचेर से लेकर, और फिर दूसरी बार विजयालय के नेतृत्व में चोल वंश के द्वारा महान बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया गया। उनके साथ साथ पल्लव वंश का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये पूरा प्राचीन भारत में कला संस्कृति का विकास जो है किया गया प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में कला संस्कृति का जो विकास है ये अद्भुत था। अब इसके बाद मध्यकाल में प्रवेश करते हैं और मुसलमानों का भारत में आक्रमण होता है, तो अब इस्लामिक कला शैली का विकास होगा। और फिर उसके बाद भारत में मुगल काल में इंडो इस्लामिक जो कला है उसका विकास हमें अनेक विविध रूपों में देखने को मिला। कला को और तराशा गया और पित्रादुला शैली से लेकर फूल, पत्ते, बेल, बूटे, कई प्रकार के छोटे छोटे रत्न, पत्थर इत्यादि का इस्तेमाल हमें भवनों में मिलता है, महलों में मिलता है। और उसके बाद फिर यूरोपीय आते हैं, यानी एक बार फिर पहले भारत में प्राचीन काल में यूनानी आए, सिकंदर, और फिर उसके बाद धीरे 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 हेलेनिस्टिक आर्ट आई, उसके बाद धीरे धीरे गांधार कला आई, और फिर उसके बाद धीरे 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 भारतीय कला शैली का एक अद्भुत चरम विकास हमने प्राचीन काल में देखा। फिर धीरे धीरे मध्यकाल में इस्लामिक कला शैली का विकास होता है और इंडो इस्लामिक कला शैली का विकास फिर मुगल काल में ये अपने एक चरम पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद फिर जो है एक बार यूरोपीय कला शैली का भारत में विकास होता है। पुर्तगाली आते हैं भारत में, अंग्रेज आते हैं, डच आते हैं, स्वीडिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, डेनमार्क आते हैं, और यहीं से एक कला का विकास होता है जिसे यूरोपीय कला यानी गोथिक स्थापत्य कला कहते हैं। और फिर अंग्रेजों के समय ये गोथिक स्थापत्य कला फलती फूलती रही, विकसित होती रही, और फिर ये जो पाषाण काल से लेकर और ये गोथिक स्थापत्य कला तक हमने जो पढ़ने का प्रयास किया कि कला संस्कृति यानी ये जो कला, भारत में कला और संस्कृति का जो विकास है
वो होमोसेपियंस से लेकर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यानी किस प्रकार से आधुनिक काल तक कला शैली का, कला और संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें हमने विशुद्ध भारतीय कला शैलियों को पढ़ा। अब इसमें और डायमेंशंस आएंगी, जैसे मंदिर निर्माण की शैली। तो मंदिर निर्माण की शैली में फिर हम नागर शैली को पढ़ेंगे, बेसर शैली को पढ़ेंगे, द्रविड़ शैली को पढ़ेंगे और कलिंगा उत्कल शैली को पढ़ेंगे। हालांकि बेसिक मूल रूप से यही तीन पढ़ी जाती है, पर ये चौथी भी कलिंगा उत्कल श्रेणी को भी हम लोग अलग अलग जो है एक डायमेंशन से पढ़ेंगे। मूल रूप से तो ये तीन ही मंदिर निर्माण कला शैली होती है, नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तर भारत में, वेसर शैली उत्तर और दक्षिण के मध्य में और द्रविड़ शैली दक्षिण में। तो किस प्रकार से प्राचीन काल में पहले ईरानियों का आक्रमण होता है, यूनानियों का आक्रमण होता है और फिर ईरानी और यूनानी दोनों के माध्यम से फिर आगे कला विकसित होती है। तो फिर एक कला का नाम आया गांधार कला शैली। इसमें इसे इंडो यूनानी, हिंद यवन, इंडो ग्रीक कहा गया। और फिर इसके बाद मथुरा कला शैली। फिर धीरे धीरे यानी प्राचीन काल में जब एक बार फिर हमने देखा कैसे यूनानियों का आक्रमण हुआ, हेलेनिस्टिक आर्ट, यूनानी कला शैली का भारत पर प्रभाव पड़ा, आगे जाकर गांधार कला शैली का विकास होता है। याद रखिए, मुगल काल के बाद भी एक बार फिर यूरोपीय कला शैली का भारत में विकास हो रहा है। मैं तुलना करना चाह रहा हूं उस प्राचीन काल की यूनानी कला शैली का आधुनिक भारत की यूरोपीय कला शैली से। मैं तुलना करना चाह रहा हूं हेलेनिस्टिक आर्ट का गोथिक स्थापत्य कला से। मैं तुलना करना चाह रहा हूं कि सिकंदर के बाद जो भी यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस कला शैली से धीरे धीरे भारत की कला शैली कैसे प्रभावित हुई और आगे जाकर एक बार फिर मुगलों के बाद भारत में गोथिक स्थापत्य कला श्रेणी का विकास हुआ। 1857 की क्रांति, कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में अनेक भवन हमें यूरोपीय शैली में बने हुए दिखाई देते हैं। विशेषकर जब हम कैसल, किले इत्यादि को देखते हैं तो उनमें हमें यूरोपीय कला शैली के लक्षण आज भी दिखाई देते हैं, विशेषकर चर्च इत्यादि में। तो भारत में कला और संस्कृति का विकास कैसे हुआ, इसमें हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत में पाषाण काल से स्टार्ट करते हुए प्राचीन भारत जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लेते हुए फिर हम जो है आगे जो गोथिक स्थापत्य कला है वहां तक हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार भारत में कला संस्कृति का विकास देखा गया। मुझे लगता है काफी सारी बातें आपके सामने मैंने आज डिस्कस की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।